Hello everyone, a very warm welcome on the YouTube channel of Learnify IQ। मेरा नाम है मेघना और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री में। हमने लास्ट 2 सेशंस में कवर किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को। आज ये जो है वो थर्ड पार्ट होगा और एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो दोनों सेशंस भी आप जाके प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स वी हैव सीन इन द प्रीवियस 2 सेशंस। हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस देखा। इसके बाद हमने पढ़ा था आर्नियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये आपकी 3-4 थ्योरीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक थ्योरी के हिसाब से एसिड्स और बेसिस क्या है, इनका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी इसे कवर किया था। यूजेस देखे थे हमने अलग अलग एसिड्स के और अलग अलग बेस के भी हमने यूजेस देखे थे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हमने सॉल्ट कवर किया था लास्ट सेकेंड सेशन में। तो सॉल्ट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब कोई भी एसिड या बेस रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। कंपोजिशन हमने देखा, प्रॉपर्टीज हमने देखी कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट और हीट रिलीज हो रही है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि जहां पर सराउंडिंग्स में हीट रिलीज होती है और जो आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड होंगे उनके पास कम एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें, क्योंकि वहां पर एनर्जी का हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वहां पर जो भी आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी, राइट। इसके बाद से हमने देखा था हाँ सॉल्ट सॉल्ट पढ़ा, फिर सॉल्ट में हमने अलग अलग कंपाउंड्स देखे थे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है आपके सॉल्ट में। तो हमने सोडियम क्लोराइड विच इज NaCl इसके बारे में पढ़ा था, इसके यूजेस क्या हैं वो भी पढ़ा था, और एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड कंपाउंड हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में विच इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, राइट। तो यहाँ पर ये है, आज ये सही हो जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है और यहाँ पे क्लोराइड ऑफ लाइम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो मेन प्लांट्स होते हैं इसके, बैकमैन प्लांट एंड हेसन क्लेवर प्लांट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हेसन क्लेवर प्लांट की किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर के भी यूजेस देखे। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस के बाद से हमने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा। बेकिंग सोडा इज आपका सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज NaHCO3, है ना, बाइकार्बोनेट होता है, या फिर आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका देखा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अगर हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है तो आप ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे, अगर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करना है तो हम जनरली ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस पढ़े। उसके बाद हमने वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला हमने देखा कि अगर Na2CO3 10H2O है, मतलब ये क्या है, डेकाहाइड्रेट है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मींस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अगर इसमें से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं होते, सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, देन इट मींस कि ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट है, राइट। मोनो यूज होता है प्रीफिक्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी वाटर नहीं है तो ये क्या हो जाता है, अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। तो एक वॉशिंग सोडा में जब वाटर मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, तब उसे क्या बोला जाता है, सोडा ऐश कहा जाता है। फिर हमने इसके यूजेस भी देखे कि नॉर्मल लाइफ में कहाँ कहाँ यूजेस है, लेबोरेटरी में अगर यूज हो रहा है तो किस लिए यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके फॉर्मूला में है, और जिप्सम होगा जहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहेंगे तो इसको हमें कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और जिप्सम भी कहते हैं। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म होता है, प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल भी एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिर हमने देखा कि डेड बंट प्लास्टर क्या होगा कि जब हम 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इतना ही देना है इसको हीट करने के लिए, जिप्सम को हीट करने के लिए, अगर उससे ज्यादा अगर आप टेम्परेचर यहाँ पर देते हो तो क्या फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट हो गए, तो यहाँ पे डेड बंट प्लास्टर फॉर्म हो जाता है। ये देख लिया, इसके यूजेस भी हमने पढ़ लिए। फिर हमने देखा तो कुछ एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं, और फिर हमने इसके सोर्सेज देखे थे, बिकॉज दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इसके बाद अगर आप देखेंगे आज जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है दैट इज पीएच स्केल, है ना। तो पीएच स्केल के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि पीएच स्केल क्या है, किस तरीके से ये यूज होता है और क्या क्या काम आता है। तो सबसे पहले कौन आए, एक डैनिश केमिस्ट आते हैं, सोरेन पेटर लॉर्ड सोरेनसन इन्हें कहते हैं,
और 1909 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल, अगर हम पीएच का मतलब ही देखेंगे डैनिश लैंग्वेज पे इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका मीनिंग क्या है, पोटेंस डी हाइड्रोजन, राइट। इसको क्या कहा जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस की पावर कितना है, H प्लस आयंस के पावर को यूजुअली मेजर किया जाता है पीएच स्केल पर, या फिर हमें से और क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, राइट। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी से कहते हैं इस लैंग्वेज पर। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से मेजर किया जा रहा है, तो मैंने इसमें लिखा है इट इज अ लॉगरिथमिक स्केल। लॉगरिथमिक स्केल है मींस पीएच इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग, ठीक है, लॉग H प्लस आयंस। तो H प्लस आयंस का बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि H प्लस आयंस कितनी क्वांटिटी पर प्रेजेंट है। सो इट इज अ लॉगरिथमिक स्केल यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की अगर हमें एसिडिटी या बेसिसिटी डिटरमाइन करनी है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। अभी हम आगे जाएंगे और स्केल को कैसे रीड करना है, किस तरीके से वैल्यूज आती है हम देखेंगे। तो बेसिकली स्केल में आपको 0 से लेकर 14 तक की वैल्यूज दिखेगी। अब जब स्ट्रेंथ जो है किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन की और बेसिक सॉल्यूशन की, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, राइट। तो जैसे ही हमने किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगता है, राइट। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा, इसलिए किसी भी एसिड सॉल्यूशन में H प्लस आयंस ज्यादा होते हैं और OH माइनस आयंस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस कम होते हैं। जैसे ही हमने किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया तब क्या होता है, बेस को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH आयंस, OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में इंक्रीज होगा, और ये दिखाता है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें OH माइनस आयंस ज्यादा होते हैं और H प्लस आयंस कम होते हैं। तो ये हो गया आपके एसिड और बेस सॉल्यूशन के लिए। जो स्ट्रेंथ होती है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन की, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो H प्लस आयन से। एंड जब इसको मेजर किया जाता है स्केल ऑफ नंबर्स में कि आप किस तरीके से एसिडिटी और बेसिसिटी को डिटरमाइन कर रहे हो, तो उसी स्केल को कहते हैं पीएच स्केल, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन विथ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर मेजर्ड टू हैव लोअर पीएच वैल्यूज। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि जितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगी उसकी पीएच वैल्यू इतनी ही कम होगा, राइट। आप आ जाइए स्केल में। तो स्केल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आप देखिए कि पीएच कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था कि पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, और ये हो गया H प्लस। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या देखने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन देखने वाले हैं H प्लस आयंस का या उसकी क्वांटिटी। इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। अब पीएच स्केल में मैंने बताया कि कहां से कहां तक की वैल्यूज होती हैं, 0 से लेकर 14 तक की वैल्यूज होती हैं। अगर आप देखेंगे 0 से 14 तक की वैल्यूज, तो जो 7 होता है दैट इज न्यूट्रल। अगर वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की 7 आ रही है तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। लेकिन अगर हम देखेंगे इस साइड आप मूव करेंगे फ्रॉम 7 से लेकर अगर आप 6 पे जाएंगे, 5 पर जाएंगे, तो इधर मूव करने से आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर एसिडिक नेचर बढ़ने लगता है। तो इस साइड लेफ्ट साइड अगर आप मूव करेंगे तो ऑन मूविंग लेफ्ट साइड एसिडिक नेचर इज इंक्रीजिंग या फिर एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। अब क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है। तो इस साइड अगर आप मूव करेंगे 7 से, तो क्या देख रहे हैं आप कि इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर आप इस साइड जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12 पे मूव करने पर, ऐसे मूव करने पर क्या होता है कि बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। अब बेसिक नेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो आपका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होने लगता है। तो इफ यू आर मूविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द स्केल फ्रॉम मिड, तो यहाँ पर क्या होगा कि बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, और अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ द स्केल मूव कर रहे हो इस पर मतलब न्यूट्रल पॉइंट से, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए कैसे हो रहा है।
अब यहाँ पे आपने देखा कि आपने बता दिया कि एसिडिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, इस साइड कोई भी वैल्यूज आ रही है। तो अगर पीएच वैल्यू 7 है किसी भी सॉल्यूशन की तो वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर पीएच वैल्यूज मैं बोलूंगी, पीएच वैल्यूज जो है आपकी 4, 5 और 6 आ रही है, 4, 5 और 6 वैल्यूज में क्या होगा, वो वीक एसिड होगा, क्योंकि अभी यहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो इतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ा नहीं होगा। तो जैसे ही आप 6, 5, 4 में गए तो वीक एसिड था, लेकिन जैसे ही आपको 3, 2, 1, 0 मिला तो क्या हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आती हैं, इन चार वैल्यूज आ रही हैं जो, उनमें वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कोई भी एक्वा सोल्यूशन की अगर ये 4 वैल्यूज आ रही है मेजर करने में, राइट। अगर आप इस साइड देखेंगे तो 8, 9, 10 अगर वैल्यूज आ रही हैं पीएच स्केल पर मेजर करने पर, ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, वो जो बेस है, एक तो बेस ही होगा, 8 से लेकर 14 तक की वैल्यूज आती है, बेस हो गया, पहली चीज आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब अगर उस सॉल्यूशन की वैल्यू 8, 9, 10 आ रही है, इट मींस वो वीक बेस है। लेकिन अगर 11, 12, 13, 14 आ रही है, 11, 12, 13 और 14 आ रही है, इट मींस आप बोलेंगे कि जो आपके पास बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, और वहां पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें उतना ज्यादा H+ आयन, जैसे आपने एनवायरनमेंट में ओशन एसिडिफिकेशन का फिनोमेना अगर पढ़ा होगा तो वहां पर भी यही होता है कि जिस तरीके से CO2 का इंटेक जो है वाटर बॉडीज के द्वारा बढ़ते जा रहा है, वहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ना, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन वगैरह का फॉर्मेशन होता है, और इस तरीके से क्या होता है, वो ओशन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होते जाता है, कि जितना ज्यादा CO2 का इंटेक उतना ज्यादा रिएक्शन बढ़ेगा, और इस तरीके से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन जैसे फिनोमेना हो रहे हैं, राइट। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद हमें पीएच वैल्यूज देखनी है कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की। तो कुछ कॉमन सब्सटेंसेस अगर आप देखेंगे तो प्योर वाटर है, 7s का पीएच वैल्यू है, मतलब ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, अगर प्योर वाटर है तो वो न्यूट्रल नेचर का होगा। इसके बाद आप देखिए बैटरी एसिड है तो उसका 0 हो गया, विच इज मोस्ट एसिडिक, अगर 0 किसी की भी वैल्यू आ रही है तो सबसे ज्यादा एसिडिक है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूफ्यूरिक एसिड जो होता है आपका H2SO4, अगर उसके सामने कॉन्सेंट्रेटेड लगा है ना, कॉन्क यूज करते हैं या फिर डाइल्यूट यूज करते हैं, DIL, तो DIL में ऑब्वियसली कम होगी वैल्यूज, बट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब एसिडिक काफी ज्यादा है। लेमन जूस का 2 होता है या 2.5 के बीच में होता है, राइट, तो लेमन जूस भी आपका नेचर का हो गया। फिर उसके बाद से सोडा आता है, सोडा का भी 3 है, मतलब एसिडिक नेचर है। टोमेटो जूस हो गया 4 है। ब्लैक कॉफी का 5 होता है, ये भी एसिडिक नेचर की होती है। मिल्क का 6 है, स्लाइटली एसिडिक होगा, है ना। 7 न्यूट्रल है और 6 पे आ रहा है, मतलब स्लाइटली एसिडिक है, फिर एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। एग्स का 8 होता है, मतलब ये बेसिक साइड पर है। बेकिंग सोडा इज 9, बेसिक हो गया। अब ये क्या है, अभी वीक बेस पर है। लाइम वाटर अगर 12 आ रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है। 12, 13, 14 हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग बेस है। बोरेक्स का 9 आ रहा है तो बेसिक हो गया। नॉर्मल जो आपका रेन होता है, रेनफॉल, तो 5.0 से 5.5 होता है, विच इज स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शोज होते हैं, H2SO4 है ना, एसिड रेन वगैरह हो जाती है तब। ह्यूमन सलाइवा का अगर आप देखेंगे मील्स लेने के पहले 7.4 होता है, लगभग ऑन द स्लाइटली बेसिक साइड पर होता है, लेकिन जैसे ही आफ्टर मील्स के बाद से 5.8 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि HCl भी उसको प्रोसेस करेगा, आपके स्टमक में भी HCl प्रेजेंट है। फिर अगर आप ह्यूमन ब्लड में देखेंगे तो ह्यूमन ब्लड और टीयर्स में कितना होता है, 7.4 होता है उसका पीएच वैल्यू। इट मींस ह्यूमन ये जो है वो स्लाइटली बेसिक साइड पर, ये 7 है न्यूट्रल और 7.4 आपका स्लाइटली बेसिक होगा। तो ये हमने कुछ वैल्यूज देख ली कि कुछ इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं और उसकी वैल्यूज क्या होती है, पीएच स्केल में एसिडिक नेचर शो करता है। जैसे सॉइल्स भी अगर आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी वगैरह में, तो आपको बताना पड़ता है कितनी एसिडिक है सॉइल या बेसिक है, तो क्या न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, राइट। जब सॉइल टेस्टिंग होती है तो ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं, तब भी ऐसे ही मेजर किया जा रहा है। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, और इसे ही हम बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। तो सबसे पहले आपको टर्म समझना है कि व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है। अगर इंडिकेटर की बात करें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी सॉल्यूशन में केमिकल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है इस चीज को दिखाएगा। कैसे शो करता है, उस सॉल्यूशन के कलर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शोज द प्रेजेंस or absence of a chemical in a solution by changing colors.
है ना। ऑफन इसको आप बहुत ऑफन आपने यूज किया होगा टाइट्रेशन का, जब हम एंड पॉइंट निकालते हैं। आप सबने स्कूल लेवल पर टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में परफॉर्म किया होगा, जहाँ पे कलर्स चेंज होते थे, काफी इंटरेस्टिंग भी लगता था वो एक्सपेरिमेंट। तो उसमें भी इंडिकेटर्स का यूज हुआ है, उस टाइम से आपको याद होगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो यूनिवर्सल टर्म से ही समझ में आ रहा है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है, जिसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर डिटरमाइन कर सकें, है ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर, और उसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं ताकि हम किसी भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर निकाल सके। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर, कलर चेंज करके वो इंडिकेट करेगा एसिडिटी और अल्कलिनिटी या बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन को। ठीक है। अब ये शो करता है कि डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देंगे अलग अलग पीएच वैल्यूज पर, उसके बारे में भी हम जिक्र कर लेंगे थोड़ा। तो अलग अलग वैल्यूज पर हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डाइज, डाइज का मिक्सचर होता है, जो डाई होते हैं आपके, दैट चेंजेस कलर ग्रेजुअली ओवर अ रेंज ऑफ पीएच फ्रॉम 4 to 14 के रेंज में कलर धीरे धीरे आराम से चेंज करते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अब मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, मैंने अभी बताया कि वो मिक्सचर होता है, तो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो रहा है, और उसमें हम थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू और फिनोफ्थलीन, बेसिकली आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। एक तो फिनोफ्थलीन का नाम काफी फेमस है, फिर इसके बाद से एक होता है मिथाइल ऑरेंज। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसका भी मिक्सचर हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज, और उसके बाद से होता है मिथाइल रेड। तो ये तीन काफी फेमस है, मिथाइल रेड भी फेमस है इसमें, और इन सब का मिक्सचर ही यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद देखना है स्टैंडर्ड पीएच कलर चार्ट। अब कलर से हम पहचानेंगे कि आपने डाल तो दिया किसी सॉल्यूशन में, अगर उस चीज का कलर देखिए, अगर उस चीज का कलर डार्क रेड कलर का आ रहा है, मतलब कलर चेंज हुआ और सॉल्यूशन का कलर डार्क रेड का हो गया, तो मतलब उसकी जो पीएच वैल्यू 0 है, और अगर 0 आ रही है पीएच वैल्यू तो आप समझ जाएंगे वो हाईली एसिडिक है, राइट। फिर आता है 1, तो 1 में अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर रेड हो गया है, और रेड कलर का वो सॉल्यूशन दिख रहा है, मतलब उसकी पीएच वैल्यू 1 है, राइट। और 1 है इसका मतलब अभी भी वो एसिड ही है सब्सटेंस। अगर वो पिंक कलर का आता है, कोई भी सॉल्यूशन का कलर पिंक आ गया आपके कोई भी इंडिकेटर डालने से, आपने जैसे इंडिकेटर डाला और वो जो आपका सॉल्यूशन था वो पिंक कलर का हो गया, तो आप बोलोगे इसकी जो वैल्यू है वो 2 है। ऑरेंज कलर का हो रहा है वो सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर इन दिस सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे कि हाँ 3 है, मतलब अभी भी हाईली एसिडिक है, और 3 आ रही है पीएच वैल्यू, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने देखा कि आपने इंडिकेटर ऐड किया और उस सॉल्यूशन का कलर जो है वो कौन सा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है ना, पैरेट ग्रीन टाइप का हो जाता है, तो इसमें इट मींस कि वो 7 है उसका वैल्यू, और वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। इस साइड भी आपको ऐसे ही करना है कि अगर आपको वॉयलेट कलर दिख रहा है तो वॉयलेट कलर में वो बेसिक सब्सटेंस होता है जो भी सॉल्यूशन आपके पास है। ठीक, तो इस तरीके से कलर्स के हिसाब से आप देखते हो कि पीएच स्केल में उसका वैल्यू क्या आ रहा है और कितना एसिडिक और कितना बेसिक सब्सटेंस है। इसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में। तो सब्सटेंसेस जो अलग अलग कलर्स दे, स्मेल दे एसिड या बेस के साथ, तो उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स कहा जाता है। सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स और टू आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस एज एसिड, बेस और न्यूट्रल आता है। तो 3 तरीके के इंडिकेटर्स हम जनरली पढ़ते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड इज आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो होंगे वो आपको नेचर में नेचुरली, मतलब इन नेचर नेचुरली आपको मिल रहे हैं, और ये हम यूज कर लेते हैं ताकि हम किसी भी सब्सटेंस को डिटरमाइन करें कि वो एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का। तो कोई इंडिकेटर जरूरी नहीं आपने बनाया हो, नेचुरली भी हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे रेड कैबेज। ठीक है, तो रेड कैबेज अगर हम बात करें रेड कैबेज की, तो इसमें कैसे एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं कि जब रेड कैबेज की जो लीव्स होती हैं उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही आप उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में रखेंगे ना तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, है ना। ग्रीन देखा हमने न्यूट्रल पे है, फिर हमने डार्क ग्रीन देखा तो वो बेसिक साइड पर था, और जैसे ही आप इस पत्ते को जो लीफ मिल रही है उसको आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर वो किसी भी सॉल्यूशन में डालने पर रेड कलर का हो जा रहा है वो पत्ता, इट मींस वो जो सॉल्यूशन है वो एसिड है। ठीक है, इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कैबेज के लीव्स को लेकर, है ना। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट इज टर्मरिक। तो टर्मरिक का एग्जाम्पल तो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, अगर आपने हल्दी वल्दी आपके कपड़ों पे लग गई है
तो उसका कलर कैसे ऑरेंज में चेंज हो जाता है अगर उसके ऊपर डायरेक्टली पानी पड़ गया है तो। ठीक है, पानी मतलब जैसे वॉशिंग सोडा वाले वाटर में आप डालते हैं ना तो वो जल्दी से रेड कलर का हो जाता है, ऑरेंज ऑरेंज रेड टाइप में हो जाता है। तो देखिए टर्मरिक जो है वो क्या टेस्ट करता है, बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट करता है सबसे पहली बात। अब टर्मरिक जनरली येलो सब्सटेंस है, अब बेसिक में डालोगे, जैसे इसको बेसिक में डालोगे वॉशिंग सोडा वाले पानी में डाला तो क्या हो गया, ये रेड कलर का हो जाता है। टर्मरिक जो है वो एसिडिक या न्यूट्रल सोल्यूशन में आपको येलो कलर का ही दिखेगा अगर वो एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में, लेकिन जैसे ही आपने उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है ना, आपने कुछ बनाया तो नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे एक जो लिटमस होता है, लिटमस आपने पेपर सुना है ना, तो लिटमस भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। बेसिकली जो लिटमस है वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, लिचन प्लांट से मिलता है हमें। लिचन प्लांट होते हैं उसमें हमें उसमें से लिटमस मिलता है। अब लिटमस जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का दिखेगा, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक नेचर का है। ठीक है, न्यूट्रल है। इन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो रेड कलर का हो जाता है, और इससे हम एसिड और बेस को भी डिटरमाइन करना पड़ा था कि अगर वो रेड कलर का लिटमस पेपर हो रहा है इट मींस क्या, एसिडिक नेचर का है, एसिड है। और अगर वो किस कलर का हो रहा है, ब्लू कलर का हो जा रहा है, तो बेसिक नेचर का है। इसके बाद से ग्रेप जूस में भी इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, जो टर्निप स्किन है वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारे आपके हो गए, करी पाउडर हो गया, चेरीज हो गए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। सिंथेटिक जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो लेबोरेटरीज लैब्स में बनाए जाते हैं और कलर चेंज करते हैं, तो ये दिखाता है कि वहां पर एसिड और बेस प्रेजेंट है, आपने खुद लैब में बनाए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन फिनोफ्थिलीन है। अब ये जो है ना, ये एक सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं फिनोफ्थिलीन को। तो अगर फिनोफ्थिलीन आ जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिनोफ्थिलीन, तो फिनोफ्थिलीन क्या है, एक सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है। अब ये जो इंडिकेटर है आप इसको यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो आपके पास सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, अगर ये कलर, इसको ऐड करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो गया तो आपका जो सॉल्यूशन होता है ना वो न्यूट्रल नेचर का होता है, मतलब उसका पीएच 7 होगा। फिर अगर फिर भी कलरलेस हुआ तो यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन भी होता है, फिर फर्दर टेस्ट करने पड़ते हैं कि आप बता पाए कि वो एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है या फिर न्यूट्रल नेचर का है, मतलब दोनों ही केसेस में आपको कलरलेस दिखाता है। लेकिन अगर ये पिंक कलर का हो गया, फिनोल्फथालीन ऐड करने के बाद पिंक कलर का हो गया, इट मींस जो आपका सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर मिथाइल ऑरेंज है ना, मतलब स्कूल टाइम में किया था, अभी तो नहीं किया, बट हाँ मिथाइल ऑरेंज आप देखेंगे तो ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर कब होता है, इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका कलर सेम रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा। लेकिन आपने इस इंडिकेटर को अगर ऐड कर दिया किसी भी सॉल्यूशन में और उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है, इट मींस ये एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, सॉल्यूशन। और अगर येलो हो जाता है सॉल्यूशन का कलर तो आपका क्या हो जाएगा, वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होगा मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर में, दैट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ही आप किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं ना तो उस सॉल्यूशन का स्मेल चेंज होता है, और जब स्मेल चेंज होगा तब आपको पता लगाना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है बेसिस है। सबसे पहला एग्जांपल है आपका अनियन। ठीक है, अनियन में कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है ना, ODOUR वाला, तो ये ऑर्डर है। एंड व्हेन जैसे ही आपने कटे हुए अनियन को एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH जो आपका एक बेस है उसमें ऐड किया, तो क्या होता है कि जो इसका ऑर्डर होता है ना, मतलब उसकी जो स्मेल होती है वो खो देता है। ठीक है, लेकिन जैसे आपने चॉप्ड अनियन को किसमें डाला है, एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाला है, तो क्या होगा, वो अपनी स्मेल को लूज नहीं करेगा, तब भी उसकी स्मेल आती रहेगी। तो दोनों केसेस में अलग है कि जब आपने उसको एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो उसने अपना जो ऑर्डर था वो लूज कर दिया स्मेल, लेकिन जैसे आपने उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो उसकी जो मतलब वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है वो तब भी लूज नहीं होगा। इसके बाद एक क्लोव ऑयल हो गया, आपका जो लौंग का तेल हो गया। ठीक है, इसके बाद वैनिला एक्सट्रैक्ट। तो वैनिला एक्सट्रैक्ट में भी स्वीट प्लेजेंट स्मेल आती है। अब ये जो स्मेल है वो किसका के कारण आ रही है, जो वैनिला एक्सट्रैक्ट होता है उसकी जो खुशबू होती है वो क्यों आ रही है, वैनिला एक्सट्रैक्ट में कंपाउंड वैनिलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस कंपाउंड के कारण ही उसकी जो
आपको स्मेल दिखाई दे रही है वो आएगी, मतलब आप फील कर पा रहे हैं। एंड वेन वेनिला एक्सट्रैक्ट कैप्ट इन बेसिक सॉल्यूशन, तो वो अपने ऑर्डर को लूज कर देता है। जब भी आप उसको डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन में रखोगे तो उसकी स्वीट प्लेजेंट स्मेल आती है। तो आपने डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन में रखा, अच्छी ऑर्डर उसका अभी भी आप फील कर पाएंगे, लेकिन बियॉन्ड दैट आप नहीं फील कर पाएंगे अगर ऐसे में रखते हैं। तो ओल फैक्ट्री में आप इंडिकेटर्स जब ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो। तो हमने अभी क्या क्या चीजें कवर कर ली आज के इस लेक्चर में। पीएच स्केल पढ़ा, जर्नली कैसे वैल्यूज मेजर करते हैं, कहीं पर भी पीएच आ रहा है, आपको बहुत सारी चीजों में पीएच मेजर करना पड़ेगा, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से पीएच वैल्यूज है, कुछ कॉमन जो भी आपके सब्सटेंसेस है उनकी, और यहाँ पर हमने कलर चेंज अगर वो कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें। हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने इस टॉपिक में कवर कर लिया 3 लेक्चर्स में। आपके ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स है, तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। नोट्स आप एक्सेस कर पाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहां पे लिंक गिवन होंगी तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू कैन रिवाइज द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड इन these 3 lectures. So thank you everyone.